गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एपीएस स्कूल कठुमर की साइंस क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो 11th क्लास का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोल अवधारणा, जो कि शायद हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोल अवधारणा के बिना हम कहीं पर भी, ना फिजिकल केमिस्ट्री में, ना इनऑर्गेनिक में, ना ऑर्गेनिक में काम नहीं चल सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें अच्छे से समझना है। मोल अवधारणा, पहली बात तो ये आती है कि मोल है क्या। तो मोल है क्या? मोल है जो मोल पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक है मतलब इंटरनेशनल पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में विभिन्न राशियों के जो मात्रक दिए गए हैं, उन मात्रकों में पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक माना गया है वो क्या माना गया है? मोल। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या माना गया है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या माना गया है? किलोग्राम। भाई मास, द्रव्यमान का क्या मानते हैं हम? केजी। या लंबाई का अपन क्या मानते हैं, जो दूरी तय करते हैं? मीटर। उसी तरह से पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक माना गया है, सही मात्रक, वो क्या माना गया है? मोल। समय का क्या मानते हैं? सेकंड। तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। अब आता है आगे कि देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हमें पता है अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं बहुत छोटी इकाई हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि मैंने एक ढेर दे दिया कार्बन का। ये कार्बन का क्या पड़ा है? ढेर पड़ा है। कार्बन का ढेर है। अब इस ढेर में मैं कहूं बताओ कार्बन के कणों की संख्या बताओ। किसकी संख्या बताओ? कार्बन के कणों की संख्या। कार्बन का चूर्ण है, उस चूर्ण में कहूं एक एक कार्बन को गिन के दिखाओ, तो क्या आप गिन सकते हैं क्या कार्बन को? आप नहीं गिन पाएंगे। तो इस समस्या का हल करने के लिए क्या दी गई? मोल अवधारणा। किसी पदार्थ की दिए गए द्रव्यमान या आयतन में कितने कण उपस्थित हैं, कितने परमाणु, अणु या आयन उपस्थित है, इस चीज को समझाने के लिए क्या दी गई? मोल अवधारणा। अब मोल अवधारणा देखो, जैसे हमने एक चीज फिक्स कर रखी है। क्या चीजें फिक्स कर रखी है? जैसे मैं तुमसे कहूं एक दर्जन का मतलब क्या है, तो एक दर्जन में कितनी इकाई होती है? 12। मैं आपसे कहूं कि एक दर्जन केला ले आओ, तो आप क्या करोगे? 12 केला ले आओगे, तो 12 इकाई। या मैं तुमसे कहूं कि एक 1 वीक, एक सप्ताह, तो एक सप्ताह सुनते ही आप क्या कहोगे? सर 7 डेज, 7 दिन। या मैं कहूं एक पखवाड़ा, तो आप क्या कहोगे? 15 दिन। तो इसका मतलब अपन ने एक सेट कर लिया है चीज को कि दर्जन का मतलब 12 होता है, सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, पखवाड़ा का मतलब 15 दिन होता है। तो इसी तरह से मोल में भी रासायनिक इकाइयों की संख्या फिक्स होती है। मोल में भी कणों की संख्या निश्चित होती है। तो अपन, अगर हमें किसी पदार्थ के मोल दे दिए जाए तो हम उसमें उपस्थित कणों की संख्या को बता सकते हैं। आपने 9th क्लास में या 10th में पढ़ा होगा कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? ये फिक्स है। एक मोल में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ये अणु भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं।
जो भी चीज आपसे पूछे। तो किसी चीज के 1 मोल में ये होते हैं कणों की संख्या, तो ये चीज क्या कर दी, फिक्स कर दी गई है। तो अब अपनी समस्या हल हो गई। अगर हमको इस ढेर का हम मोल निकाल दें कि कार्बन के कितने मोल उपस्थित हैं, उन मोलों का पता लग जाए तो इस संख्या से गुणा कर दो, कार्बन की संख्या भी पता लग जाएगी। आई चीज समझ में? इसका मतलब अगर हमें मोल पता है तो हम किसी भी चीज में, किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या को बता सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या यूज है, क्या इसकी परिभाषा है, कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, इन चीजों को हम देखेंगे। तो पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूं। इसकी परिभाषा क्या होगी, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों, अब कणों में आपके परमाणु, अणु और आयन तीनों चीजें आ गई। मतलब रासायनिक इकाई, जो भी कह सकते हैं, जिसमें रासायनिक इकाई कणों की संख्या उतनी ही होती है, उतनी ही होती है जितनी की जितनी कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम मात्रा में परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है। तो 1 मोल की डेफिनेशन क्या हुई, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम मात्रा में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बन लो आप, कार्बन के आपको पता है समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो अपन को केवल कार्बन 12 समस्थानिक लेना है। समस्थानिक आप जानते हो, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उनको अपन बोलते हैं समस्थानिक। तो कार्बन 12 समस्थानिक की 12 ग्राम मात्रा में जो परमाणुओं की संख्या है वही क्या है, 1 मोल मात्रा है। अब कार्बन 12 समस्थानिक की 12 ग्राम मात्रा में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसे हम देखते हैं। इसको कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं, देखो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1.99 इंटू 10 की घात -23 ग्राम होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अपन इसको यूं भी कह सकते हैं, चूंकि 1.99 इंटू 10 की घात 23 ग्राम कार्बन में परमाणु कितने हैं, एक है भाई। एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो इतनी ग्राम मात्रा में कितने परमाणु होंगे कार्बन के, एक। इसलिए 1 ग्राम मात्रा में कितने होंगे, तो 1/1.99 इंटू 10 की पावर -23, सॉरी 23, हाँ। और इसीलिए 12 ग्राम मात्रा में कितने होंगे, क्योंकि 12 ग्राम मात्रा में परमाणुओं की जो संख्या वही मोल है, तो 12 ग्राम मात्रा में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/1.99 इंटू 10 की पावर -23 गुणा 12।
तो अब देखो आप सोल्व करो इसको, 10 की घात -23 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1.99 2 के करीब है, 2 का अगर 12 में भाग देते तो 6 आता, पूरा पूरा जाता, लेकिन ये 1.99 है तो 6 से थोड़ा ज्यादा आएगा, कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही आपके क्या है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या है, परमाणु, यही एक मोल के बराबर मात्रा है। भाई एक मोल की परिभाषा क्या थी, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या उतनी होती है जितनी की कार्बन 12 समस्थानिक की 12 ग्राम मात्रा में परमाणु। तो कार्बन 12 समस्थानिक की 12 ग्राम मात्रा में कितने परमाणु हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इस संख्या को ही हम अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, इस संख्या को ही क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर। इसको Na से लिखते हैं, कई बुकों में Na से लिखा हुआ है, Na इस तरह से। तो Na, जहां पर Na वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना वहां पर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। अच्छा, अवोगाद्रो जो अवधारणा है, ये मोल अवधारणा किसने दी थी, अवोगाद्रो ने दी थी, अवोगाद्रो नहीं, लेकिन अवोगाद्रो संख्या का जो मान निकाला था वो किसने निकाला था, डाल्टन ने। एक मोल में कितने कण होते हैं ये किसने बताया था, डाल्टन ने। Na का मान किसने ज्ञात किया, डाल्टन ने। तो ये याद रखना, मोल अवधारणा, ये परिभाषा, ये तो अवोगाद्रो ने दी, लेकिन इस संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 इसके बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, आपको डाल्टन ने बताया था। Na का मान किसने ज्ञात किया, डाल्टन ने ज्ञात किया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक का, इसमें अपन ने डेफिनेशन ली है और एक मोल में कितने कण होते हैं उसको बताया है। इसके बाद आगे देखते हैं कि एक मोल से हमें क्या क्या पता लगता है। एक मोल से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए, मोल अवधारणा से हमें क्या क्या पता लगता है। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या पता लगा इसका कि एक मोल में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 कण। कण जो आपके अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी, जैसे कुछ एक मोल मात्रा में। तो एक तो मोल से हमें संख्या का पता लग गया, कणों की संख्या का। दूसरी चीज, एक मोल का द्रव्यमान भी निश्चित होता है। एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, एक मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम पदार्थ के ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के बराबर होगा। एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। अगर अणु दिया है तो अणु भार निकालोगे और परमाणु दिया है तो परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार क्या होता है, किसी परमाणु के परमाणु भार को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं तो ग्राम परमाणु भार। अणु भार क्या होता है, किसी अणु के अणु भार को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो अणु भार। तो एक मोल का द्रव्यमान क्या होगा, जैसे मैं तुमसे कहूं हाइड्रोजन गैस H2 गैस का एक मोल H2 गैस है तो उसका द्रव्यमान बताओ, तो आप तुरंत क्या करोगे, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो उसका क्या हो जाएगा 2 ग्राम।
तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। ठीक है। ऐसे ही O2 गैस है, तो O2 का जो एक ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार कितना होता है आपको पता है, 16। 2 ऑक्सीजन हो गई O2 में, तो 16 दूनी 32। तो 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो इसका मतलब देखो, मोल से हमें कणों की संख्या पता लग गई। मोल्स का अगर हमें मोल पता है, 1 मोल का द्रव्यमान निश्चित होता है उसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर, उसको ग्राम में व्यक्त कर दो। तीसरी चीज, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन निश्चित होता है। 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर। अगर आपने 1 मोल गैस ले रखी है तो उसका आयतन क्या होगा, 22.4 लीटर। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, इन 3 से ही पूरा मोल चक्र चलता है। अगर मोल से कणों की संख्या पता लगती है, मोल से द्रव्यमान पता लगता है, और मोल से ही आयतन का पता लगता है। तो देखो, मोल है जो कितना इंपॉर्टेंट चीज हो गया, जो हमें तीनों चीजें बता रहा है। आयतन भी बता रहा है, किसी पदार्थ के आयतन की भी जानकारी दे रहा है, उस पदार्थ के द्रव्यमान को भी बता रहा है, और उसमें कणों की संख्या को भी बता रहा है कि कितने परमाणु, अणु या आयन है। तो इन 3 पॉइंट को अगर मैं मोल चक्र के रूप में लिखूं तो 1 मोल बराबर, ये 1 मोल है, तो 1 मोल का में कणों की संख्या देखो, 1 मोल में कणों की संख्या फिक्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको अपन Na भी बोल देते हैं। अब देखो, एक चीज सोचने की है, जब 1 मोल में इतने कण होते हैं तो इतने कणों में का मतलब क्या हो गया, 1 मोल। इसलिए मैंने दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगा दिए। 1 मोल में कणों की संख्या ये है, तो इतने कणों का अर्थ हो गया 1 मोल। दूसरी चीज, 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसके वो ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम अणुभार के बराबर होता है। मतलब उस पदार्थ के परमाणु भार के बराबर या अणु भार के बराबर मात्रा को ग्राम में व्यक्त कर दो, तो वो क्या है, 1 मोल है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अगर मैं इतनी मात्रा ले लूं तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। भाई, ग्राम परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान ले लो ग्राम में, तो वो मात्रा 1 मोल को प्रदर्शित करेगी। तीसरी चीज, 1 मोल का आयतन, अगर पदार्थ की मात्रा 1 मोल है तो उसका आयतन एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन, ये कितना होगा, 22.4 लीटर, या एमएल में व्यक्त करें तो 22,400 ml। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। तो ये देखो, 1 मोल का आयतन, 1 मोल में कणों की संख्या, 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान। तो देखो, मोल से 3 चीजें पता लगती है, कणों की संख्या, द्रव्यमान और आयतन। अब ये एक चीज सोचने की है, जब इतने कण 1 मोल बनाते हैं और 1 मोल का ये आयतन है, तो अपन यूं भी तो कह सकते हैं कि इतने कणों का आयतन 22.4 लीटर होगा। भाई, ये कण मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर, और 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है। इसका मतलब अगर मैंने किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर ले लिया, किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर ले लिया, तो उसमें कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 6.022 इंटू 10 की पावर
23। इसी तरह से अगर 22.4 लीटर गैस है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर। ठीक है भाई, 22.4 मैंने किसी पदार्थ की उसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा ले ली, तो उसका आयतन हमें पता लग जाएगा 22.4 लीटर है। तो देखो सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं। और ऐसे ही इतनी ग्राम मात्रा लूंगा तो उसमें कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 6.022। तो देखो ये कहलाता है मोल चक्र आपका। ये आपका क्या है, मोल चक्र है। ये आपस में कोरिलेटेड है। देखो मोल की देखो क्या डेफिनेशन है, किसी पदार्थ की परमाणु भार या अणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा ली जाए तो वो 1 मोल है। किसी पदार्थ के कणों की संख्या अगर 6.022 इंटू 10⁻23 है तो वो मात्रा क्या कहलाती है, 1 मोल। या किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर है तो एनटीपी पर वो उसकी मात्रा क्या होगी, 1 मोल। तो ये आपस में रिलेटेड है। इस चक्र को आप बना लीजिए ध्यान से, इसी से सारे हमारे न्यूमेरिकल होंगे। इसी से क्या होंगे, सारे न्यूमेरिकल होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए किस प्रकार से हम मोल में बदलते हैं। अगर आपको द्रव्यमान दे रखा है, आयतन दे रखा है, कणों की संख्या, मोल बस इन 3 पॉइंट पर है। इसी से जने हजारों न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इसी से क्या होते हैं, हजारों न्यूमेरिकल बन जाते हैं। जैसे इसमें देखो, आपको किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी है तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, मोल बराबर ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उस पदार्थ का परमाणु भार या अणु भार का भाग लगा दो। उसमें पदार्थ के परमाणु भार या अणु भार का क्या लगा दो, भाग लगा दो। दूसरा, ये तो द्रव्यमान देने पर, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो। द्रव्यमान देने पर अगर मान लो आपको पदार्थ के कणों की संख्या दी है, कणों की संख्या, तो आप मोल कैसे निकालोगे, तो मोल बराबर कणों की संख्या अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 का कणों की संख्या में भाग लगा देना तो मोल निकल आएंगे। तीसरा, अगर आपको गैस, किसी गैस का आयतन दिया हुआ है, आयतन देने पर तो मोल कैसे ज्ञात करोगे, मोल बराबर गैस का आयतन अपॉन 22.4। ये 3 फॉर्मूले आपके काम आएंगे। मोल है जो द्रव्यमान से रिलेटेड है, मोल है जो कणों की संख्या से रिलेटेड है, मोल है जो आयतन से रिलेटेड है। तो किसी में वो आपको आयतन देगा, मोल निकलवाएगा। किसी में कणों की संख्या देगा, मोल निकलवाएगा। किसी में द्रव्यमान देगा, मोल निकलवाएगा। या इसको देके ये पूछ सकता है, इसको देकर ये पूछ सकता है, इसको देकर ये पूछ सकता है, इसको देकर ये, बस वही मोल चक्र चलता रहेगा। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। तीनों फॉर्मूले लिख लो। फिर हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, उतार लिया ये। अब देखिए आगे न्यूमेरिकल देखते हैं हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया
44 ग्राम CO2 गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, आपको द्रव्यमान दिया है और आयतन पूछ रही है, तो द्रव्यमान को पहले मोल में बदलो, और 1 मोल का आयतन हमें पता है 22.4 लीटर। तो क्या करेंगे भाई, 44 ग्राम में कितने मोल बनेंगे, मोल बराबर द्रव्यमान दिया है तो ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। अब देखो ग्राम में मात्रा आपको दी हुई है 44, और CO2 का अणुभार निकालोगे तो आपको पता है कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 12 प्लस 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 और 12 44, 44 बटा 44, 1 मोल। और 1 मोल का आयतन कितना होता है, 1 मोल CO2 गैस का आयतन 22.4 लीटर। पता लग गया CO2 का एनटीपी पर। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 10 ग्राम जल के नमूने में, क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम जल के नमूने में H2O के मोल ज्ञात कीजिए। क्या करोगे, द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार या परमाणु भार। यहां अणु दिए तो अपन अणुभार रख रहे हैं। ग्राम में मात्रा कितनी दी है 10, जल का, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है H2O में, तो 1 गुणा 2 प्लस 16, 16 और 2 18, 10 बटा 18, 10 बटा 18 का मतलब क्या हो गया 5 बटा 9, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, और इसको करें तो हम 9 पंज 45, 0.55 मोल, ये इसके मोल है। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपको बस मोल चक्र को ध्यान में रखना है, 1 मोल में कितना द्रव्यमान होता है, कितना आयतन होता है, कितना कणों की संख्या होती है, और इससे हम हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं इसी अवधारणा से। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके 11th क्लास में, जब अपन कंप्लीटली चैप्टर को समझाएंगे तब इनके क्वेश्चन और टाइप के कराएंगे, और ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं।